हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे इनके अर्निंग्स कॉल की समरी और जो भी ज़रूरी एक्सट्रैक्ट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग इनका प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और ग्राफिकली भी ये देख सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, इनके बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या चल रहा है, वर्टिकल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके क्या प्लान्स हैं और इनके कौन कौन से बिजनेसेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। और उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के पहले हम एक बार एक न्यूज़ भी देखेंगे, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनका कॉन कॉल समरी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इन्होंने इस साल के फोरकास्ट के लिए बताया है कि ये लोग 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो सीरियल ग्रोथ हुआ है इनका 15.4% का डॉलर टर्म्स में, वो इनके जो एक्विजिशन था लेटेस्ट पीजीएस कंपनी का, उसके कारण दिख रहा है। और जो ऑर्गेनिक सीरियल ग्रोथ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, वो है 8.9%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इनका जो एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर कस्टमर है वो $615,000 Q1 में से बढ़कर $737,000 हो गया है Q4 में। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो बिजनेस इन्होंने डिराइव किया है बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन से, जो कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, तो उसका परसेंटेज 31 से 37% तक बढ़ गया है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाके देखें तो इन्होंने बोला है कि आर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज इन यूएस डॉलर फॉर द ईयर वर $104.6 मिलियन, जो कि 6.3% ग्रोथ है वो पिछले साल से। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इनका टोटल इनकम है वो 798 करोड़ का रहा है और 11.7% ग्रोथ दिखा है आपको इस साल। तो डबल डिजिट ग्रोथ है। हाँ, और आप ये बात भी जान लीजिए कि जो 11.7% का आपको ग्रोथ दिखा है वो मच बेटर है जो इन्होंने सजेस्ट किया था आईपीओ के टाइम पे। तो इन्होंने जितना कमिट किया था उससे ज़्यादा ग्रोथ दिया है इनकम में। उसके बाद एक बात बहुत ज़रूरी है नोट करने के लिए कि जो इनका जो रेवेन्यू है पूरे साल का, वो उसमें एक्विजिशन जो इन्होंने किया था पीजीएस कंपनी का, उससे जो रेवेन्यूज़ आए हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि एनुअल रिजल्ट्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ 3 months ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम पीजीएस। और पीजीएस इनका खुद का एक बहुत बड़ा कस्टमर था जो इन्होंने जिसको एक्वायर कर लिया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इनका एबिटा मार्जिन था वो 27% तक एक्सपैंड हुआ है, और जो पिछले साल 15.8% में था। तो इसका रीज़न इन्होंने मेंशन किया है, इसके कुछ कुछ रीजंस है: ग्रोथ इन रेवेन्यूज, इम्प्रूव यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, लोअर एट्रिशन, reduced SG&A cost on account of the scale that we are building up। तो ये कुछ उन्होंने रीजंस मेंशन किए हैं। और इसके बाद फिर और भी जो पैंडमिक रिलेटेड रीजंस थे, जैसे कि आप जानते कि आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उसके कारण इनके काफ़ी ऑफिस के कॉस्ट बचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचते हैं, ट्रैवल कॉस्ट बचता है क्योंकि किसी को फॉरेन नहीं भेजने की ज़रूरत होती है इनको, तो इससे भी इनके पैसे बचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचता है इनका। तो ये सब कुछ कुछ रीजंस है जिससे इनका थोड़ा सा और बेटर एबिटा मार्जिन आया पिछले साल से। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर वर 186 करोड़ एट 23.3% ऑफ रेवेन्यूज, और ये इसका 153% ग्रोथ रहा है ओवर द ईयर। उसके बाद पैट बात करें तो 162.4 करोड़ रहा है, जो कि 127% ग्रोथ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। काफ़ी 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 अच्छे नंबर्स थे ईयर ऑन ईयर। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31% का, ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और सिमिलरली ROE भी बहुत अच्छा दिया है 30%, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स हैं। और हमने और भी अच्छे से आपको फाइनेंशियल्स बताए थे जब हमने इसका रिजल्ट आया था, तो उस पर भी एक वीडियो बनाया था। तो हम और ज़्यादा फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने बोला था कि जो क्वार्टर था इस साल का, इस बार का, वो
वी क्लोज द क्वार्टर विद 36 करोड़ वर्सेस 42.15 करोड़। तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा आपको डिक्लाइन दिखा था पैट में, जो हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो में। और इसका इन्होंने रीज़न स्टेट किया है कि ये है अकाउंट ऑफ पे इंक्रीज। और इसके अलावा दूसरी बात, जो अदर इनकम इनका ड्रॉप हुआ है, जो कि अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल्स के कारण हुआ है। तो अमोर्टाइजेशन और जो पे इंक्रीज हुआ है इनके एम्प्लॉयज़ का, इसके कारण आपको हल्का सा ड्रॉप दिखा है इस क्वार्टर के प्रॉफिट्स में। उसके बाद अगर फाइनेंशियल से बाहर हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इनके पास 173 कस्टमर्स थे, जो कि पिछले बार से 23 ज़्यादा हैं। इसके बाद इनके पास 9 नए बिलियन डॉलर कॉरपोरेशंस ऐड हुए हैं, तो ये अच्छी पॉजिटिव बात है। और इम्प्रूवमेंट हुआ है लार्ज प्रोफाइल क्लाइंट्स में, और एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट भी इंक्रीज हुआ है, जो हमने ऊपर बात की है वीडियो में। यूटिलाइजेशन इनका बढ़ा है, 83% तक पहुंच गया 81.6% से। और एट्रिशन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं वो कम हो गया है, 12.4% हो गया है, जो कि अच्छा है आईटी कंपनी के हिसाब से। तो ये सब है। उसके बाद इन्होंने कैश जनरेशन भी काफ़ी अच्छा किया था, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हाईलाइट्स थी। उसके बाद इन्होंने एबिटा के लिए एक रेंज दिया है, जो कि 22 से 24% है। और क्योंकि इनको थोड़े जो पैंडमिक इंड्यूस बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा हो सकता है आगे टर्म्स में, आगे वाले क्वार्टर्स में ना मिले, क्योंकि फिर से लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इनके बढ़ जाएंगे, जो हमने ऊपर बात की, जो इनको अभी नहीं करना पड़ रहा है एक्सपेंस, तो उससे वो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो तब थोड़े मार्जिन में आपको थोड़ा सा ड्रॉप दिख सकता है। और इन्होंने फिर से ये बात मेंशन किया कि ऑन द मार्जिन फ्रंट गाइडेंस इज अबाउट 20 to 24%, और इस साल इन्होंने 27% हिट किया है। उसके बाद एक पे जो इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में दिखा, उन्होंने ये भी मेंशन किया है। इम्पैक्ट ऑफ पे इंक्रीज हैज हिट अस इन Q4 एंड दैट वुड बी द नंबर दैट वुड इम्पैक्ट अस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि ये Q4 में भी इनको इम्पैक्ट किया था, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इनको ये इम्पैक्ट करने वाला है, जो पे इंक्रीज है एम्प्लॉयज़ को, जो इनको एक्स्ट्रा पे देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी हाईलाइट था कॉन कॉल में। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नंबर ऑफ जो मिलियन डॉलर अकाउंट्स थे इनके, वो इंक्रीज हुए हैं Q3 से Q4 में, तो ये बात अच्छी है। और इफ़ यू टेक इट ऑन अ क्वार्टरली एनुअलाइज्ड बेसिस दैट नंबर इज हायर बाय अनदर 2 कस्टमर्स, और ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। और इसके बाद ये लोग और भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो इनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको मिलियन डॉलर कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें लोग काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस। और एक इन्होंने अशोक सूटा जी, जो उन्होंने एक बात की कि जो 5 to 10 मिलियन डॉलर अकाउंट्स हैं, जो कि FY 2020 में 0 थे, वो बढ़कर अब 3 हो गए हैं। तो बड़े क्लाइंट्स इनके थोड़े से बड़े हैं नंबर में। और इसके लिए इसी रीज़न से जो हमने बात की कि इनका जो एवरेज डॉलर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है पर कस्टमर, वो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि बड़े कस्टमर्स का इनको अकाउंट मिला है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो सेल्स और अकाउंट मैनेजमेंट है वो इनके लिए एक ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वी आर लुकिंग एट सम ऑफ आवर लार्जर कस्टमर्स, द वंस दैट आर 5 मिलियन प्लस और हैव द पोटेंशियल टू गेट देयर। तो ये लोग ऐसे कस्टमर्स खोज रहे हैं जो कि इनके लिए और ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 मिलियन डॉलर प्लस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये लोग वैसे कस्टमर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और इन्होंने ये मेंशन किया कि दैट विल बी अनदर एरिया वेयर वी विल बी फोकसिंग एंड इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इनका काफ़ी प्रायोरिटाइज्ड टास्क है जो ये लोग करने वाले हैं। ऑलरेडी कस्टमर्स को 5 मिलियन डॉलर प्लस रेंज में लोग ले जाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जो ऊपर बात की, अगेन इन्होंने मेंशन किया कि द रियल स्टैंड आउट नंबर्स आर पे इंक्रीज दैट आर फैक्टर्ड इन, जो कि Q4 के प्रॉफिट्स में दिखा आपको, और जो ड्रॉप इन अंदर इनकम है जो कि एमोर्टाइजेशन के कारण था। थर्ड इज द एमोर्टाइजेशन जो हमने बात की ऑफ इंटेंजिबल्स। ये सब थोड़े कंसर्निंग फैक्टर थे इस क्वार्टर में। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने जो वेज इंक्रीज किया है
वो कैलकुलेट, जो बजट कैलकुलेट हुआ है उसके लिए, वो 5 क्वार्टर में स्प्रेड है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। तो ये जो वेज इंक्रीज हुआ है ये आपको थ्रू आउट पूरे आने वाले और 4 क्वार्टर्स में आपको ये दिखेगा इसका इम्पैक्ट। तो उन्होंने ऊपर ये बात मेंशन भी की है खास। उसके बाद एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके पास, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास इस साल काफ़ी अच्छा कैश फ्लो था, इनफ्लो था, जो कि कोई भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। तो ये लोग कोई एक्विजिशन करना चाह रहे हैं क्या उससे? तो इन्होंने बोला कि दैट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये लोग कुछ कुछ कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, और इनके कुछ क्राइटेरियाज है जिसको अगर कोई भी कंपनी फुलफिल करे तो वो अ, उसे एक्वायर करने का सोच सकते हैं। उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसका ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐड किए थे ना हैप्पीएस्ट माइंड्स ने। तो इनसे पूछा गया कि आपका अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़ा कम दिख रहा है तो क्या वो अगले क्वार्टर में बढ़ सकता है, क्योंकि जो नए एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं उनके कारण कुछ इफेक्ट आएगा आपको? तो इन्होंने बोला कि फरवरी और मार्च में इनके लिए एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं, और इसलिए इनको, इनका जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर था एंड ऑफ फरवरी और मार्च में, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ ऐड हुए हैं उसका कॉस्ट का इफेक्ट आपको अगले क्वार्टर में दिखेगा। ये इन्होंने मेंशन किया है कि दैट कॉस्ट विल कम इनटू प्ले इन Q1। तो ये एक बात है। उसके बाद इन्होंने बोला, जैसे री किया कि 26.3% एबिटा इनका करेंटली है, बट आगे आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैवल एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। उसके बाद इसलिए इन्होंने 26.3 से गिरकर एक गाइडेंस दिया है 22 से 24% का, जो कि अभी भी ठीक है। और उसके बाद और कुछ फैक्टर्स हैं, जो कि एक एट्रिशन का फैक्टर है कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी कंपनीज में। और एक और हो सकता है, मे बी वॉर फॉर टैलेंट कुड बी अ फैक्टर, क्योंकि इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बात रहेगी कि इनको टैलेंट खोजना पड़ेगा, और टैलेंट खोजने के लिए इनको बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। उसके बाद इनसे पूछा गया कि इन्होंने मेंशन किया कि जो 22 टू 24% जो नंबर्स हैं वो एक सस्टेनेबल मार्जिन नंबर है बिजनेस मॉडल के आधारित पर। और ये सब में सब फैक्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे जो मैन पावर कॉस्ट हुआ, पीपल कॉस्ट हुआ, बिलिंग रेट्स हुआ, ये सब जो बिजनेस मॉडल में जो कॉस्ट होते हैं वो सब कंसिडर करके 22 टू 24% मार्जिन नंबर इन्होंने दिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनको इस बार बेनिफिट मिला वो पैंडेमिक रिलेटेड बेनिफिट्स था, वर्किंग फ्रॉम होम करना, कोई बाहर फॉरेन नहीं जाना, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी इनको नहीं लग रहे थे। इसलिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिखा 26.3 का इस बार, वो इसलिए दिखा आपको क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक्सपेंस बचा लिया। ये बात जो मैंने ऊपर की कि द मार्केट फॉर टैलेंट इज़ वेरी हाई, तो एट्रिशन का प्रेशर कंपनी को दिखेगा, और ये एक डिसएडवांटेज होगा इनके लिए, ये इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है। उसके बाद अगर हम इनकी पाइपलाइन की बात करें तो इन्होंने बोला कि पाइपलाइन डिड से अ गुड ग्रोथ इन दिस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से अच्छा पाइपलाइन ग्रोथ दिखा, 10% इंक्रीज इन पाइपलाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और उसके बाद इन्होंने बोला इफ़ यू कंपेयर इट टू मार्च 2020 इट हैज़ बीन अ गुड ग्रोथ इन पाइपलाइन। और इन्होंने बोला कि ये और काम कर रहे हैं इस पे, और इसको पाइपलाइन में जो भी है उनको डील्स में कन्वर्ट करेंगे Q1 के समय। तो ये एक बात थी। फिर अगर हम देखें तो इन्होंने पूछा कि जो भी डिमांड है वर्टिकल्स के हिसाब से कैसा डिमांड रहेगा, और जोग्राफी के हिसाब से कैसा डिमांड रहेगा। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वो काफ़ी अच्छा रहा है इनके लिए, और क्योंकि इन्होंने जो PGS वाला कंपनी एक्वायर किया था उससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिला मिडिल ईस्ट में, एंड वन ऑफ आवर कस्टमर्स हैज़ ग्रोन क्वाइट वेल, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आते हुए देखा है मिडिल ईस्ट से, तो ये एक जोग्राफिकल हाईलाइट है। इसके बाद उन्होंने बोला कि यूरोप हैज़ ऑल्सो ग्रोन वेल, और एंड वी कंटिन्यू टू सी ट्रैक्शन। उसके बाद इनको थोड़ा सा इफेक्ट आया था दिसंबर जनवरी में, क्योंकि यूके में लॉकडाउन लग गया था, और यहाँ पे वहाँ पे उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है।
बट अब क्योंकि वहाँ पे सब वैक्सीनेट होने लग गए, इसलिए बिजनेस नॉर्मल आ जाएगा। यूएस भी अच्छा कर रहा है इनके लिए। बट इन्होंने मेंशन किया कि इंडिया में Q1 थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सेकेंड वेव का इफेक्ट आएगा इनके बिजनेस पे तो वो रहेगा। उसके बाद अगर हम वर्टिकल्स की बात करें तो एड्यूटेक इनके लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये एक इनका मेन कोर सेगमेंट है एड्यूटेक। और क्योंकि बहुत सारे जगह पे आप देख सकते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस अब सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इन्हें डिजिटल मीडियम चाहिए होता है इस सब के लिए। तो और ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा इस फील्ड में, एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा आने वाले सालों में भी, क्योंकि एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो एड्यूटेक कंटिन्यूज टू डू वेल फॉर अस। उसके बाद इनका जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है रिटेल में, वो भी बढ़ा है आपको। और इसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में, पर्सनलाइजेशन में। उसके बाद जो हाई हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे हट के हमको ओपन सोर्स जाते हुए दिख रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद फिर फैक्ट्री ऑटोमेशन में भी ये लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें, और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि हम लास्ट में बात करने वाले हैं वीडियो के, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि वी आर सीइंग मोर एक्टिविटी इन मिड साइज कस्टमर्स इन द इंडस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद हाईटेक है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इनके लिए। उसके बाद इट रिकवर्ड वेरी क्विकली इन Q1 ऑफ लास्ट ईयर एंड इट कंटिन्यूज टू सी फेयर बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इनका जो COE एनालिटिक्स और IoT है, उसने भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है पिछले साल में, और इस साल भी, पिछले साल से। और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा डिमांड दिखने वाला है इनको फॉर दो सेट ऑफ इनिशिएटिव्स। उसके बाद ऑटोमेशन भी इनके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है वर्टिकल। और उन्होंने बोला कि वी आर सीइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ फ्रॉम Q3 टू Q4। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज में भी अच्छा ग्रोथ इनको दिखा है। तो हर वर्टिकल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है ओवरऑल। उसके बाद इन्होंने बोला था सब कॉन्ट्रैक्टर का एक बात बोला था, डेटा पॉइंट ऑन सब कॉन्ट्रैक्टर्स, तो 19.21 करोड़ रहा है इन Q4 कंपेयर टू 18 करोड़ इन Q3। उसके बाद हम बात करें तो एक बहुत ज़रूरी इन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये लोग एक विज़न बनाने वाले हैं अगले डिकेड के लिए, और ये लोग बात करेंगे अपने 10th एनिवर्सरी में, जो कि अगस्त 29 को होगा। तो ये एक बहुत 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 ज़रूरी बात रहेगी कि ये लोग अपना एक विज़न बताने वाले हैं, और ये अगर विज़न काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एम्बिशन ये लोग रखेंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि उनको और क्लैरिटी आएगा कि ये कंपनी क्या एम कर रही है आगे आने वाले टाइम्स में। उसके बाद इन्होंने बोला कि इनसे पूछा गया कि हायरिंग प्लान क्या है इस साल के लिए, क्योंकि पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छी हायरिंग की, और जैसे एट्रिशन का प्रेशर रहेगा, तो इनके क्या प्लान्स हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा कि ट्रैवल और मीडिया एंटरटेनमेंट वर्टिकल इनका जो है उसका डिमांड कैसा दिख रहा है। तो इसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि एट्रिशन इस साल तो काफ़ी कम रहा, 12%। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो भी एट्रिशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं दिखेगा। इसके बाद इनके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है हायर करने के लिए। और इसके बाद इन्होंने बोला कि ये लोग और ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे, और ये लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स का इंटेक भी बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर क्रॉस सेल एंड अपस्किल ऑफ पीपल विद इन, सो दैट वी विल बी एबल टू फुलफिल द डिमांड दैट इज कमिंग अप। तो ये लोग अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी और स्किल्स डालेंगे, तो इससे अपस्किलिंग होगी। उसके बाद इन्होंने एक ज़रूरी बात बोली कि जो मीडिया और एंटरटेनमेंट वर्टिकल है, our focus has been more on digital media, the Hotstar and the Netflix and also the media companies। तो ये ऑब्वियसली ये सब काफ़ी डिमांड में रहे ड्यूरिंग द पैंडमिक, तो इन्होंने इसी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है अपने बिजनेस को, स्ट्रीमिंग कंपनीज को। और इनके पास एक्सपर्ट्स हैं इन सब फील्ड्स में, क्लाउड में, बिग डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है इस वर्टिकल के लिए। तो ये इन्होंने मेंशन किया है, और इस चीज़ का डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहा है
I've seen quite a lot demand out there because of the media companies are trying to reinvent themselves. तो ये इनका एक नया काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है आपको इस सेगमेंट में। उसके बाद इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि करंट यूटिलाइजेशन इनका 83% है, बट वो थोड़ा सा गिरेगा और वो 77 से 80% के स्केल पे आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा कम यूटिलाइजेशन फ्यूचर में देख सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्वार्टर थर्ड में उन्होंने हायरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई है यूएस में। उसके बाद इन्होंने एक सीनियर लीडर भी अपॉइंट किया है जो कि यूएस में ही बेस्ड है, जिससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ऑन साइट। और क्योंकि इंडिया से ट्रैवलिंग में अभी बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत कंट्रीज़ ने ट्रैवल बैन इम्पोज किया हुआ है और पता नहीं है कब तक चलेगा, इसलिए इन्होंने थोड़ा हायरिंग यूएस में चेंज किया अपना स्ट्रैटेजी। उसके बाद उन्होंने फिर यही बात कही कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन मिडिल ईस्ट एंड आर एंडेवर इज टू गेट मोर पीपल ऑन साइट। मतलब वहाँ पे वो लोग और ज़्यादा लोग हायर करना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ताकि बिजनेस एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाए। उसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया कि जो एड्यूटेक और हाईटेक के वर्टिकल्स हैं उसमें इन्हें कंटिन्यूड ग्रोथ दिखने वाला है आने वाले सालों में भी। और जो 22 से 24% नंबर्स ये लोग दे रहे थे सस्टेनेबल मार्जिन नंबर्स, वो मीडियम टर्म में अगले 3 से 5 साल तक प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं। और फिर इनसे पूछा गया कि आपको कोई भी वर्टिकल में डिक्लाइन दिखा क्या स्पेंडिंग में, तो कस्टमर्स के द्वारा। तो इन्होंने बोला नहीं, इन डिमांड ऑफ ऑल वर्टिकल्स वी आर प्रेजेंट इन, वी आर सीइंग डिमांड इन ऑल ऑफ देम। तो हर वर्टिकल में इनको डिमांड दिख रहा है, क्योंकि कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि डिजिटल जाना उनकी एक नेसेसिटी बन चुकी है और उनको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए इनको अभी भी काफ़ी अच्छे डिमांड्स दिख रहे हैं और उसके कारण इनको कोई रेट प्रेशर नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा ही है। तो इसलिए रेट प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर डिमांड कम होती है तो आपको रेट प्रेशर दिखेगा और वो मार्जिन अफेक्ट करेगा। और उन्होंने ये बात फिर मेंशन की कि वी डू नॉट एंटिसिपेट रेट प्रेशर इन FY 2022 और डिमांड हैज़ बीन क्वाइट हाई फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो डिमांड तो अच्छा आते हुए दिख रहा है और कोई रेट प्रेशर नहीं होगी कंपनी को। तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसके बाद इनसे पूछा गया कि जो रिटेल सेगमेंट है और मॉल्स वॉल्स क्योंकि बंद है, तो इसमें कुछ डिक्लाइन दिख सकता है क्या स्पेंडिंग में। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तक कुछ भी रेट नेगोशिएशन नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसा डिक्लाइन फ़िलहाल तो नहीं देखने को आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि रिटेल में इनका ई कॉमर्स बिजनेस भी आता है, इंक्लूड्स आर ई कॉमर्स बिजनेस विच इज़ ग्रोइंग, ऑफ कोर्स ग्रोइंग, and added on further, if that is the case then there is a premium and not any discount। तो ये रिटेल सेगमेंट में और स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे हैं। तो ये थी आपकी कॉन कॉल की समरी। अब हम बात करेंगे इनके प्रेजेंटेशन के बारे में और आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि ग्राफिक्स के थ्रू कि इनके कैसे वर्टिकल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कहाँ से कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स का टैगलाइन है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। तो इनका जो रेवेन्यू आता है डिजिटल सेगमेंट से वो है 97%। और ये लोग एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक होती है जो ये लोग अडॉप्ट करते हैं, और ये काफ़ी फ्यूचर लुकिंग चीज़ें हैं। और इस डिजिटल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आने वाले सालों में। और अगर हम एक बार रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस देखें तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक अच्छे से पाई चार्ट में बताया कि 49.7 मतलब लगभग 50% इनका जो रेवेन्यू आता है वो PES से आता है, 26.7% DBS से और 20.6% IMSS से। अब ये तीनों क्या होते हैं तो आप इनके पिछले साल के एनुअल रिपोर्ट से देख सकते हैं कि DBS डिजिटल बिजनेस सर्विस होता है, PES जिससे इनका आधा रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, और जो IMSS होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाता है वो सब। और अगर हम इसमें भी देखें कि ये लोग कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, वर्टिकल्स कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो इनका जोग्राफी है तो इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है, और यूरोप और इंडिया का लगभग इक्वल शेयर है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और अगर हम डिजिटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग से इनके पास आता है, उसके बाद SaaS जो कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस बोला जाता है उससे आता है,
AI से 13% लगभग आता है, सिक्योरिटी से 9.1% और IoT से 9.5%। अगर वर्टिकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका अच्छा वर्टिकल है एड्यूटेक, उसके बाद फिर हाईटेक, और ये सब BFSI बैंकिंग जो आता है वो सब, और उसके बाद आप देख सकते हैं 14% TME है जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट है, और 8.6% रिटेल से आता है, और मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और अदर्स बाकी वर्टिकल्स हैं इनके पास। और मिलियन डॉलर कस्टमर्स देखें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज आपको इंक्रीज दिखेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में 23 थे, अब बढ़ के वो 26 हो गए हैं, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी बात करें तो पिछले 18 से 21 तक 16 से 26 पहुंच गए हैं लोग। और अगर हम रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात करें तो ये एक बात काफ़ी ध्यान देने की है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंसी है अपने टॉप कस्टमर्स से। तो आप देख सकते हैं टॉप 1% से लगभग 14% डिपेंडेंसी है इनकी रेवेन्यू की, और टॉप 5 में 31% लगभग डिपेंडेंसी है इनकी। तो अगर ये एक भी कस्टमर लूज़ करते हैं अपने टॉप 5 कस्टमर्स में तो ये कंपनी के लिए काफ़ी कंसर्निंग बात हो जाएगी, क्योंकि उनके मार्जिन्स इफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी कंपनी में फ्रैगमेंटेशन हो उतना ज़्यादा अच्छा बात है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कि बहुत सारे कस्टमर्स हो और किसी पे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंसी ना हो, तो वो एक चीज़ देखने लायक होती है। तो ये एक बात है जिस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि टॉप 10 कस्टमर्स से आप देख सकते हैं 46% इनकी डिपेंडेंसी है। तो ये एक चीज़ है जिस पे इम्प्रूव किया जा सकता है, और कॉन कॉल में उन्होंने मेंशन भी किया था कि ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं इस पे, कि ये लोग और ज़्यादा कस्टमर्स को मिलियन डॉलर कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है रेवेन्यू डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद हमने कॉन कॉल में बात किया था, इन्होंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं एवरेज एनुअल रेवेन्यू है वो बढ़ के 737,100,000 हो गया है। तो ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी। तो ये कुछ ग्राफिक्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। उसके बाद ये हमने ऊपर पाई चार्ट के द्वारा देख लिया है कि किससे कितना रेवेन्यू आता है। तो आइए अब हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो दो न्यूज़ है कंपनी में। तो एक न्यूज़ है कि हैप्पीएस्ट माइंड पार्टनर्स विद कोको कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड इन देयर रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी। तो इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म की है कोको कोला बॉटलिंग कंपनी के साथ, जो कि ऑर्डर मैनेजमेंट में उनका मदद करेगा, ऑटोमेशन में, रोबोटिक ऑटोमेशन में वो लोग मदद करेंगे। और आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि कोको कोला बॉटलिंग कंपनी वो जो सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला है उससे रिलेटेड नहीं है, बट उसका ही काम करती है। डायरेक्टली टू रिटेलर्स एंड रेस्टोरेंट्स ये सप्लाई करते हैं। तो इनका प्रॉब्लम था ऑर्डर और इन्वॉइसिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में, जो कि ये लोग मदद करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट रोबोटिक प्रोसेस, जो कि RPA भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने 19 मई को एक नई पार्टनरशिप फॉर्म की है। और एक दूसरी न्यूज़ आई है कि ये आज ही आई है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज अनाउंसेस पैम एज ए सर्विस ऑफरिंग पावर्ड बाय साइबर आर्क। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पार्टनरशिप है। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि हैज़ टुडे अनाउंस्ड एंटरिंग इनटू अ MSP एग्रीमेंट विद साइबर आर्क, ग्लोबल लीडर इन आइडेंटिटी सिक्योरिटी। तो ये ग्लोबल लीडर है साइबर आर्क आइडेंटिटी सिक्योरिटी में, और ये लोग एक एंड टू एंड मॉडल बना रहे प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे ऑब्वियसली इनको काफ़ी मदद मिलेगी हैप्पीएस्ट माइंड्स को, इनके डेवऑप्स पाइपलाइन में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में, एंड टू एंड कंसल्टिंग में, जो उन्होंने पूरा इस सब में मेंशन कर रखा है। और ये जो आजकल हम लोग वर्क फ्रॉम होम का जो नया ट्रेंड देख रहे हैं, इसके लिए भी ये काफ़ी उस डोमेन पे भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इनका जो प्रोडक्ट है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि 2 दिन में इन्होंने 2 अच्छी न्यूज़ दी। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं जो इन्होंने वादे किए हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कोई और कंपनी के बारे में ऐसे एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उस पर भी एनालिसिस कर लेंगे। और डिमांड बहुत ज़्यादा रहा किसी वीडियो का तो हम जल्दी से उसको ले आएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और आपको समरी दे देंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें, बाय बाय।